इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो व्हाट इज़ डेटा वेयर हाउस? डेटा वेयर हाउस क्या है? देखो, वेयर हाउस से तो पता लग रहा होता है कोई बड़ी चीज़ है ना, जैसे आपने नाम सुना होगा वेयर हाउस, जहाँ पे स्टोरेज होता हो, और उससे पहले वर्ड आ रहा है डेटा, मतलब किसका वेयर हाउस? डेटा का वेयर हाउस, ठीक है। यहाँ नाम से ही पता लग रहा है कि बड़ा डेटा होगा, ज़्यादा डेटा होगा। डेफिनेशन जैसे हमने डीबीएमएस में डिस्कस की थी, मल्टीपल डेफिनेशन मल्टीपल लोग देते हैं, तो कंप्रीहेंसिव और कंसाइज डेफिनेशन जो हमने बनाई है वो W.H. आइनमैन ने इंट्रोड्यूस करवाई है। वो है डेटा वेयर हाउसिंग इज़ अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, आम लोगों के इस्तेमाल नहीं होता इससे। अच्छा, इसके लिए परफॉर्मेंस हमें नहीं चाहिए होती, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा यूज़ होता है ताकि अफेक्टिव डिसीजन आए। डिसीजन के लिए जो डेटा की कैलकुलेशन होती है वो एग्रीगेट होती है, एक्यूरेट नहीं होती। OLTP यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में जो कैलकुलेशन होती है वो एक्यूरेट होती है, एक्यूरेसी उसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें लार्ज डेटा के ट्रेंड्स को कैप्चर करना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम डेटा वेयर हाउसिंग कर रहे होते हैं तो ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड यूजिंग डेटा वेयर हाउस इज़ कॉल्ड डेटा वेयर हाउसिंग। क्लियर है? जैसे हमने कहा कि इट सपोर्ट द डिसीजन सपोर्ट दैट इज़ मेंटेन सेपरेटली फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल डेटा। ये ऐसा नहीं है कि जहाँ ऑर्गेनाइजेशन का डेली बेसिस का डेटा होता है वहीं होता है, ये नहीं, इसको अलग से हम इसकी कॉपी बना के रखते हैं। बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशनल डेटा होता है उसकी जितनी भी उससे डेटा वेयर हाउस जनरेट होता है, मतलब डेटा फॉर डेटा वेयर हाउस आता है, उसको अलग से हम सेपरेट करके या तो डेली बेसिस पे नाइट में, या फिर वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उसको सेपरेट करके डेटा वेयर हाउस में डंप करते रहते हैं। जब हम उसको डेटा वेयर हाउस में डंप करते हैं उसको हम कहते हैं डेटा वेयर हाउस का रिफ्रेश ऑपरेशन। रिफ्रेश करते हैं उसको, डेटा वेयर हाउस तो है लेकिन उसमें जो नया डेटा आया वो इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये रिफ्रेशिंग कहलाएगा। और अभी जो आपको नज़र आ रहे हैं जो वर्ड चार, वो कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल। इनको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। पहली बात है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जब आप डेटा वेयर हाउसिंग के लिए डेटा बनाएंगे तो वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अराउंड होता है। मतलब कस्टमर के लिहाज से आप देख रहे हैं कि मेरे कस्टमर कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, या नहीं हो रहे, कम कम या ज़्यादा उतने ही चल रहे हैं, तो मैं कैसे इनको ज़्यादा करूं? तो आप उस तरह के फीचर एनालिसिस करते हैं, आप उनके प्रॉब्लम या इश्यूज़ को डायग्नोस करते हैं, तो आपका सब्जेक्ट हो जाता है कस्टमर। प्रोडक्ट, अगर मिसाल के तौर पे कोई सैमसंग नया मोबाइल लॉन्च करना चाहता है, नया मॉडल निकालना चाह रहा है, तो उससे पहले क्या करेगा? वो एनालिसिस करेगा, वो देखेगा कि यूज़र्स को किस तरह की चीज़ अट्रैक्ट करती हैं। कंपटीटर तो है ना उसका, कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज आर इंक्लूडेड इन द मार्केट। दूसरी कंपनीज़ भी हैं, हुआवे है, वीवो है, एट्सेट्रा है, तो वो कौन सी फीचर अपने मोबाइल में डाले जिसकी वजह से उसकी सेल बढ़ जाए और उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में कंज्यूम हो। तो इस तरह से जब वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एनालिसिस करेगा तो हम कहेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सेल्स। तो इस तरह से आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा वेयर हाउस बनता है। फोकसिंग ऑन द मॉडल एंड एनालिसिस ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकर, नॉट ऑन द डेली ऑपरेशन ट्रांजैक्शन प्रोसेस। उसके लिए नहीं होता है, सिर्फ डिसीजन मेकर्स के लिए, CEO, CTO, चीफ मैनेजर एट्सेट्रा, उनके लिए होता है, या मालिक, कंपनी का ओनर। Provide a simple and concise view around a particular subject, issuing by excluding the data that are not useful in the decision support system। डेटा तो बहुत होगा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में यूज़फुल नहीं है उसको निकाल देंगे, जो यूज़फुल है उस डेटा को हम रखेंगे। तो डिसीजन मेकिंग के लिए इसके लिए रिक्वायर्ड है। ट्रांजैक्शन जैसे आप करें, आपका बैंक में करंट बैलेंस, आज करंट बैलेंस है, कल को आपने कुछ पैसे निकाले, फिर करंट बैलेंस चेंज हो जाएगा, तो ये ऑपरेशनल डेटा क्या है? करंट बैलेंस। लेकिन जो आपने किस वक्त कितने पैसे निकाले या ट्रांसफ़र किए, किसको किए, बिल पे किया तो कौन सा किया, ये डेटा भी तो मैनेज होता है ना, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट। अगर मैं ये जानना चाहूँ, अच्छा बैंक स्टेटमेंट वाले, बैंक वाले एक साल की स्टेटमेंट देते हैं, पिछले सालों की नहीं देते, लेकिन वो रखते हैं अपने पास। वो देते इसलिए नहीं है कि वो डेटा वेयर हाउस में होती है, वहाँ से डेटा उठाना दोबारा मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
तो वो वेयर हाउस में रखते हैं। और वेयर हाउस में क्यों रखी जाती है? एनालिसिस के लिए, बिजनेस एनालिसिस के लिए, कि कौन से कस्टमर हैं जिनका बिज़नेस फ्लो कर रहा है, आगे ग्रो कर रहा है, किन को हमें डिफरेंट स्कीम्स देनी चाहिए, किन को हमें लोन दे सकते हैं, किन का हम डिमांड ड्राफ्ट अप्रूव कर सकते हैं। मतलब ये सारे एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फिर वे जब ब्रांच कोई बैंक ओपन करता है तो पहले एनालिसिस करता है कि यहाँ पे बिज़नेस है कि नहीं। वहाँ पे ओपन करेंगे ना जहाँ पे बिज़नेस हो, जहाँ पे बिज़नेस नहीं होगा वहाँ ब्रांच ओपन करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये सारा एनालिसिस होता है पहले। एटीएम कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, कहाँ पर हम किस तरह की सर्विसेज लॉन्च करें, ये सारी चीज़ें एनालाइज होती हैं। इवन दैट कि आपका टेलीकॉम कंपनी देखता है कि टावर कहाँ लगना चाहिए, कहाँ लोग ज़्यादा हैं जो मेरे नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपना टावर लगाएगा। जहाँ पे लोग कम हो जाएंगे, जहाँ पे सर्विसेज कम है, यानी मिसाल के तौर पे लोग जो है मोबलिंक का नेटवर्क यूज़ करते थे, लेकिन यू फ़ोन आया और उसने ऐसे पैकेजेस दिए उन लोगों के लिए, लोग शिफ्ट हो गए यू फ़ोन पे। अब मोबलिंक वाले या तो ऐसे पैकेजेस दें दोबारा से अट्रैक्ट करें, या फिर जब बिल्कुल ही ना हो तो सर्विस के लिए अपना पोल निकाल लें। क्योंकि आपको पता है ये जितना भी पोल वगैरह लगाते हैं ये रेंट पे लगाते हैं, तो ये तकरीबन 60-70 हज़ार पे रेंट दे रहे होते हैं, फिर ऑपरेशन कास्ट दे रहे होते हैं। तो अगर वहाँ कंज्यूमर ही नहीं है, उनका सर्विसेज नहीं ये चाहिए, तो फिर क्यों लगाएं वहाँ पे? तो ये सारा एनालिसिस करना होता है जब डेटा कलेक्ट हो रहा हो। और ये डेटा कलेक्ट हो रहा होता है कि किस एरिया में आपके लोग सराउंडिंग में घूम रहे हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए। मतलब सब्जेक्ट सामने रखते हुए फिर आप डेटा बनाएंगे। फिर दूसरा टॉपिक था इंटीग्रेटेड। ये जो डेटा होता है वो ऐसा नहीं होता कि आइसोलेटेड हो, ये इंटीग्रेटेड होता है। इसमें सिर्फ आपका डेटा बेस नहीं होता, इसमें डेटा बेस भी आ जाता है, इसमें आपका सोशल नेटवर्क का डेटा भी आ जाता है, इसमें आपके वेब फोरम या पोर्टल्स भी आ जाते हैं, डिस्कशन फोरम भी आ जाते हैं, न्यूज़ भी आ जाती हैं, कंटेक्चुअल डेटा भी आता है, यूज़र के सर्वेज भी आते हैं। उन तमाम डेटास को आप कंबाइन करके डेटा वेयर हाउसिंग करते हैं। सो इट इज़ इंटीग्रेटेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अच्छा, मल्टीपल सोर्सेज नॉट नेसेसरी कि वो होमोजीनियस हो, एक ही तरह के हों, एक ही टाइप के हों, वो हेट्रोजीनियस होते हैं ज़्यादातर। तो हेट्रोजीनियस होंगे तो उनको होमोजीनियस कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम हेट्रोजीनियस डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये वर्ड कहलाता है ट्रांसफॉर्म, कि एक ही फॉर्म में आ जाए, वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए। एक ही फॉर्म में लाने के लिए हमें कुछ प्रोसेसिंग करने पड़ते हैं, जैसे कि डेटा क्लीनिंग, और डेटा की इंटीग्रेशन के लिए उसकी टेक्निक सप्लाई होती है ताकि हम इसकी नेमिंग कन्वेंशन इंश्योर कर लें। आपने देखा होगा जैसे हम नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं। अगर सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ की नाम हम क्या करते हैं, SUK सखर लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते, क्या लिखेंगे, SUK। रावलपिंडी का RWP रावलपिंडी कहलाएगा, लाहौर का LHR। तो ये नेमिंग कन्वेंशन शॉर्ट फॉर्म। लेकिन ये नेमिंग कन्वेंशन जो है वो यूनिक नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप डेटा ले रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज से, TCS वाले की नेमिंग कन्वेंशन आपको डिफरेंट मिलेगी, रेलवे वाले की डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि बनाते वक्त उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया हुआ। तो जब आप डेटा कंबाइन कर रहे होंगे तो फिर आपको नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर काम करना पड़ेगा और उसको यूनिफॉर्म फॉर्म में लाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या क्लीनिंग। सो इंश्योर द कंसिस्टेंसी इन द नेमिंग कन्वेंशन, इन कोडिंग स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट की मेजर्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास डिफरेंट डेटा आइटम्स हैं, अब उनका यूनिट क्या होगा, कुछ डेटा आइटम या एट्रीब्यूट्स हम मेजर करते हैं। वेट है, वेट को केजीज़ में भी मेजर किया जाता है और पाउंड्स में भी, ऐसे ही है ना। शुगर लेने जाएंगे कितनी लेंगे, केजीज़ में मिलेगी, जबकि चाय की पत्ती लेंगे तो किस में मिलेगी, पाउंड में, केजीज़ में नहीं होती। या मिल्क जो है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो आपको फिर कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन में एक ही में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, या तो सबको कन्वर्ट करें केजी में या फिर सबको पाउंड में। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट मेजर्स आ गई, जो कि डिफरेंट डेटा सोर्सेज से आप ले रहे हो। इसी तरह से डिफरेंट डेटा एनालिसिस करेंगे तो आपका ग्लोबल बिजनेस होगा, आपको देखना होगा कि होटल प्राइस क्या है, करेंसी क्या है, इनकम टैक्स क्या है। करेंसी डिफरेंट होगी डेफिनेटली, एक ही ऐसा तो नहीं हो सकता $200 को 300 पाक रुपीज़ में ऐड करें तो कितना 500 बन गए, ऐसे तो नहीं होगा ना। पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। गर्मी ज़्यादा हो रही, क्या हुआ, तो कन्वर्ट करेंगे। फिर टैक्सेस है, टैक्सेस की कैलकुलेशन होगी, और इस तरह से कि हम देखेंगे कि यूनिफॉर्मिटी के लिए ऐसा नहीं है कि एक जो है होटल है उसके प्राइस जो है पर नाइट 10,000 है, दूसरा होटल है वो 12,000 है, हम कहेंगे 12,000 वाला महंगा है। लेकिन हो सकता है कि 10,000 वाले में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है और 12,000 वाले में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, और ब्रेकफास्ट ही 5,000 का है, तो कौन सा चीप हुआ। ब्रेकफास्ट बुफे टाइप का भी होता है ना, हाई फाई ब्रेकफास्ट भी होता है,
तो आप फिर जब कंपैरिजन करेंगे तो ऐसे नहीं है कि उसको एक्चुअल वैल्यू को देखेंगे, आप उसको फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, वैल्यू वेट निकालेंगे, उसका कोई फार्मूला बना लेंगे। तो कहने का मतलब है ये कि इस तरह से आपको कुछ मैकेनिज़्म या टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि डेटा को आप एक इक्विवेलेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकें, तब आप कंपैरिजन कर सकेंगे। व्हेन डेटा इज़ मूव्ड वे टू वेयर हाउस इट इज़ कन्वर्टेड, पहले कन्वर्ट करेंगे फिर मूव करेंगे डेटा वेयर हाउस में। तो ये कह रहा है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोडिंग, जब डेटाबेस में डालेंगे डेटा वेयर हाउस में तो कह रहा लोडिंग। फिर टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम होरिजन। तो हम कहते हैं यार, मैं जैसे मुझे भी बड़ी हंसी आती थी, हम बचपन में सुनते थे तो मेरे अब्बा बताते थे तुम्हारे दादा ने ना भैंस ली थी 1 रुपये की। 1 रुपये की भैंस कैसे मिलती है? जब मेरे वाले साहब जो भैंस वगैरह ख़रीदते थे तो वो आती थी उस वक्त में 5,000 की, 6,000 की, ठीक है। जब हमने छोटा देखे कि भैंस लेके आया, अबू कितने की लाया अबू, तो वो बताते थे कि मैं 6,000 रुपये की भैंस लेके आया हूँ, ठीक है। अब कितने की मिलती है? तो टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम वेरिएंट है, डिफरेंट टाइम कन्वर्जन होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो प्राइस आप वैसे ही रखेंगे यार, वो रेट और ये रेट सेम है। यू हैव टू ऐड द टाइम फैक्टर एज वेल। सो टाइम होरिजन फॉर द डेटा वेयर हाउसिंग इज सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर आप लॉन्गर टाइम लेंगे ताकि सही से डेटा एनालिसिस कर सके। अगर मैं सेल्स का रिकॉर्ड ले लूँ 1 हफ्ते का और मैं बोलूँ कि सेल्स बढ़ रही है कम हो रही है, 1 हफ्ते से क्या पता लगेगा? मुझे कम से कम साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का डेटा लेना चाहिए। किसी बंदे को मैं बोलूँ यार ये मैंने बंदा हायर किया है, हायर करने से पहले देखूँ ये तो नहीं है बीमार रहता हो ज़्यादातर और आए दिन छुट्टियाँ ले रहा हो, तो मैं उसका 1 हफ्ते का डेटा ले लूँ। 1 हफ्ते में कहाँ बीमार होता है बंदा, ठीक है। तो कम से कम कितना डेटा चाहिए? 10 साल का, कम से कम 10 से 5 साल का डेटा चाहिए, पता लगे उसके बीमार होने के फ्रिक्वेंटली पैटर्न क्या है, कितने दिन वो कहता है मेरे सर में दर्द हो गया, कितने दिन उसको कान में दर्द होता है। तो यू नीड ए डेटा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का एक ही डेटा नहीं होगा, ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होगा। तो यू कैन से कि डेटा वेयर हाउस से डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव लेनी पड़ती है, कम से कम 5 से 10 साल का डेटा भी आपका चाहिए होता है, ठीक है। उसकी बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। जब डेटा 5 से 10 साल के ऊपर एनालिसिस करेंगे डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एनालिसिस का रिस्पॉन्स भी दिनों में आता है, सेकंड्स में नहीं आता, दिनों में आता है, मिनटों में नहीं आता, घंटों में आता है, ठीक है। छोटा डेटा भी होगा तो घंटों में रिस्पॉन्स आएगा क्यूरी का। जी, एक्यूरेसी तो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, यही तो मैं बता रहा हूँ। हमारा जो डेटाबेस है ना सिस्टम OLTP, इसमें एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसमें अप्रॉक्सीमेशन पे जाते हैं, एग्रीगेशन पे जाते हैं, हमें अंदाज़ा चाहिए होता है। और अंदाज़ा जो है ना वो पॉइंट्स में नहीं होता, नंबर्स पे नहीं होता। मैं पूछता हूँ यार ये मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ पे एक सुपर स्टोर स्टार्ट करता हूँ, इम्तियाज़ की सुपर स्टोर मार्केट, इज़ इट फिजिबल और नॉट? तो सामने वाला डेटा बताएगा कि डेटा कहेगा 70% चांसेस है सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है डेटा में ख़राबी हो और उसमें 70% की बजाय 67% चांस थे। तो उन 3% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका डिसीजन जो है वो नंबर्स पे नहीं जाएगा, एग्रीगेशन पे जाएगा। सर फिर अगर स्टॉक में काम कर रहे हैं आप या वेदर फोरकास्ट पे काम कर रहे हैं तो डिजास्टर भी आ सकता है। वेदर फोरकास्ट वाले ये कहते हैं आज रात बारिश होने का इम्कान है, ये नहीं कहते होगी, कभी नहीं कहेंगे वो, प्रोबेबिलिटी पे होता है, प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, ठीक है। और कहते हैं कि भाई सुबह 6 बजे जो है गरज चमक के साथ बारिश होगी, सुबह पता लगता है सूरज निकला हुआ तेज़, बारिश की आसार ही नहीं। तो आप क्या करेंगे? उन्होंने अपने डेटा की बेसिस पे आपको प्रेडिक्शन कर दी, प्रेडिक्शन फेल होगी डेफिनेटली, डेटा इतना एक्यूरेट है ही नहीं। और एक्यूरेट के साथ फिर नेचर भी तो है ना, खुदा तो है ना, अल्लाह ताला है। कहता कि तुम कह रहे हो तुम्हें तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं, और अक्सर अंदाज़ा हमारा इल्म के ऊपर, जिसको हम कहते हैं इल्मुल अशिया, उसके ऊपर सही भी काम कर जाता है लेकिन गलत भी होता है। कभी भी हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, ठीक है। श्योरिटी के साथ कभी आने वाले वक्त में कभी नहीं कह सकते, फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी पे चलता है। इवन दैट एक्यूरेट डेटा भी लगा ले आप, उसको एक्यूरेसी के बेसिस पे भी कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक्यूरेसी इसलिए हम कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है, हमने एक अंदाज़ा लेना है कि व्हाट शुड बी डन, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं। तो इसी वजह से डेटा वेयर हाउसिंग की जो आउटकम है उसकी बेसिस पे कोई पेनल्टी और सज़ाएँ भी नहीं मिल सकती, अंदाज़ा ही होता है वो कैसा होगा, ऐसा हुआ होगा, जब तक कोई प्रूफ ना मिल जाए।
So every key structure in the data warehouse contains an element of time explicitly or implicitly. समटाइम हम टाइम मेंशन कर देते हैं, समटाइम मेंशन नहीं करते, लेकिन हमें आइडिया होता है कि 10 साल का डेटा है तो ये फ्लो बता रहा है कि हर साल कितना चेंज हो रहा है। वो हर साल का डेटा यूँ नहीं है कि हमें एग्जैक्टली साल का पता लग रहा है जनवरी कब आ रहा है, हम अंदाज़ा कर रहे होते हैं कि फ़्लो सेम है तो हर साल सेम स्लोप के साथ डेटा इंक्रीज़ हो रहा है, सेल्स इंक्रीज़ हो रही है या प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। बट द की ऑपरेशनल डेटा में आर मे नॉट कंटेन्स द टाइम एलिमेंट। तो लाजमी नहीं है कि आपके पास सारे के सारे डेटा में टाइम हो, आप टाइम इम्प्लिसिट भी हो सकता है और टाइम एक्सप्लिसिट भी। टाइम हो नज़र आ रहा हो मतलब टाइम कैलकुलेशन अलग फील्ड है तो एक्सप्लिसिट हो गया, नहीं आ रहा तो आपका डेटा जनरेशन से पता लग जाएगा कि टाइम क्या था। नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये चेंज ही हो रहा होता है। डेटा बात कर रहे हैं पास्ट की, पास्ट का डेटा क्यों चेंज होगा, गुजर गया, सो गुजर गया, अब क्या चेंज होगा, क्लियर। तो ये नॉन वोलेटाइल होता है। फिजिकल सेपरेट डेटा स्टोर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द ऑपरेशनल डेटा। ऑपरेशन अपडेट ऑफ द डेटा डज नॉट आकर इन द डेटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट, डज नॉट रिक्वायर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, रिकवरी, कंकरेंसी कंट्रोल, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये तो पीछे की बात हो रही है ना, ट्रांजैक्शन हो चुकी तो कंकरेंसी की कहाँ ज़रूरत है, रिकवरी की कहाँ ज़रूरत है, कंप्लीट हो चुकी है, रोल बैक तो नहीं होगी, रिकवरी करेंगे उसको, क्लियर। तो प्रीवियस डेटा की बात है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल कहलाता है। रिक्वायर्स ओनली टू ऑपरेशन इन द डेटा एक्सेसिंग, या तो हम डेटा करते हैं इनिशियल लोडिंग ऑफ डेटा और फिर या एक्सेस ऑफ डेटा। जब हम फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ये लोडिंग हो गया, और जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होगा डेटा को हम जब खंगालेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ये हमारा एक्सेसिंग हो गया। उसके अलावा दो ऑपरेशन ही होते हैं, उसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं होता इस पर। अब हम दोनों तरह के जो हमारे सिस्टम हैं, प्रोसेसिंग सिस्टम, उनको कंपेयर कर लेते हैं हर फीचर पे। OLTP वर्सेस OLAP। OLTP है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, और दूसरा क्या है OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अब इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो कुछ फीचर्स लेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे, या तो हम उसको एक्सप्लिसिट फीचर को यूँ लिख दें जैसे लिखा हुआ है, या फिर जहन में रखें उसको, ठीक है। तो कंपैरिजन ऐसे किया जाता है। आप लोगों को जो हमने कंपैरिजन करने के लिए दिया है कि फाइल बेस्ड सिस्टम में और डेटा बेस्ड सिस्टम में कैसे कंपैरिजन है, वो ऐसे कंपैरिजन्स होते हैं। आप कैसे करके आए यू नो बेटर, ठीक है, वो ऐसे कंपैरिजन होते हैं 1 to 1। आप एक फीचर पे लेके दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर दूसरे फीचर पे लेके दोनों को कंपेयर करेंगे। सो यूज़र पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं OLTP कौन यूज़ करता है, क्लर्क, IT प्रोफेशनल, जबकि OLAP कौन यूज़ करता है, नॉलेज वर्कर्स, डिसीजन मेकर्स, मैनेजर्स, CEO, CTO, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं इसके, OLTP जो है डे टू डे बिजनेस को डील कर रहा होता है, जबकि ये क्या कर रहा है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए यूज़ कर रहा है। DB डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन, किसी एप्लीकेशन के लिए बनाएगा तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड, आपने किसी कोई ख़ास पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाया तो क्या है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड। और वो क्या होगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट आपका सेल्स है, सब्जेक्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट्स है, एम्प्लॉयमेंट है, रीस्टोरेशन ऑफ योर फेम, नेम एंड फेम है इन मार्केट, जो भी सब्जेक्ट है उस लिहाज से डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर डेटा की बात आती है, डेटा क्या होगा, OLTP में करंट होगा, अप टू डेट होगा, डिटेल्ड होगा, फ्लैट होगा, रिलेशनल होगा, आइसोलेटेड होगा। अब इसी को अगर देखें OLAP में उसका उल्ट है, करंट की बजाय क्या होगा, हिस्टोरिकल होगा, अप टू डेट नहीं होगा, हिस्टोरिकल होगा, डिटेल की बजाय क्या होगा, समराइज होगा, फ्लैट की बजाय क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा, और आइसोलेटेड, रिलेशनल की बजाय क्या होगा, इंटीग्रेटेड होगा, और आइसोलेशन की बजाय क्या होगा, कंसोलिडेटेड। आइसोलेशन के अगेंस्ट में हमारे कहते हैं इंटीग्रेटेड होगा और समराइज होगा, वो डिटेल्ड होता है और ये समराइज होता है, यानी कंसोलिडेटेड होता है। यूजेज क्या है, ये बार बार हम इस्तेमाल करते हैं OLTP, बार बार हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, रेपिटेटिव है। और ये कब होता है, कभी कभार अडहॉक बेसिस पे, जब भी ज़रूरत पड़े कोई प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की, तब यूज़ करता है। एक्सेस क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ एक्सेस करते हैं हम रीड राइट, उसके लिए हमें इंडेक्सिंग लगाते हैं, हैशिंग लगाते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की लगाते हैं, ताकि उसको जल्दी से फैच कर सकें, एक्सेस टाइम हमारा कम हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, पूरी फाइल लोड करते हैं, उसको फिर व्यू करते हैं, उसमें देखते हैं कोई काम की चीज़ है या नहीं, फिर उस फाइल को अनलोड करेंगे, दूसरी फाइल को लोड करेंगे, इस तरह से करके हम एनालाइज कर रहे हैं। यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, शॉर्ट होगा, सिंपल ट्रांजैक्शंस, शॉर्ट भी और सिंपल ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, जबकि इसके अंदर क्या होगा, क्यूरी,
कम्प्लेक्स क्यूरीज चलेंगी। और कम्प्लेक्स क्यूरीज का मतलब ये नहीं है कि जब एसक्यूएल की क्यूरीज एक्चुअली हम उसमें कोई एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में डेटा को देखते हैं, फिर दूसरा ग्राफ बनाते हैं, फिर तीसरा ग्राफ बनाते हैं, मतलब इस तरह से आप मैन्युअली क्यूरीज लिख रहे होंगे, मैन्युअली स्क्रिप्ट्स लिख रहे होंगे। वो स्क्रिप्ट आपके पाइथन में हो सकते हैं, वो स्क्रिप्ट आपके आर प्रोग्रामिंग में हो सकते हैं, मतलब आप क्यूरी करते हैं, फिर रिस्पांस आता है, फिर उस रिस्पांस की बेसिस पे क्यूरी करते हैं। तो इटरेटिव में इस तरह से चलेगा ये, जबकि ये आपका जो है सिंपल शॉर्ट क्यूरी होती है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जो एसक्यूएल क्यूरी यूज़ कर रहे होते हैं सिंपल ट्रांजैक्शन के लिए। रिकॉर्ड एक्सेस, कितना रिकॉर्ड एक्सेस होते हैं ओएलटीपी में? डेली 10। और इसमें जब आप कोई डेली नहीं, मतलब 10 रिकॉर्ड, कम रिकॉर्ड एक्सेस होते हैं। और इसमें कितने रिकॉर्ड एक्सेस होंगे? बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने कहा हिस्टोरिकल डेटा को एक्सेस करेगा 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल। जबकि आप इसमें कितने एक्सेस कर होते हैं? डेली बेसिस का डेटा यूज़ कर होते हैं। ठीक है। यूज़र्स इसके कितने होते हैं? थाउजेंड्स की फॉर्म में, और इसके कितने होंगे? हंड्रेड्स। यूज़र कम होते हैं, नॉलेज वर्कर या डिसीजन मेकर कम लोग होते हैं, जबकि ओएलटीपी के यूज़र्स ज़्यादा होते हैं। डीबी साइज़ इसका 100 MB से जीबीज़ में होगा, जबकि इसका 100 GB से टेराबाइट साइज़ में ज़्यादा होगा। ये मैट्रिक कैसे कंप्यूट करेंगे कि इसकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है? इसको लिखा लेंगे ट्रांजैक्शन थ्रूपुट, कितनी ट्रांजैक्शन पर यूनिट टाइम हो रही है, जबकि इसका आउटपुट होगा क्यूरी थ्रूपुट या रिस्पांस कितनी देर में आ रहा है। तो ये रहा आपका कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ओएलटीपी एंड ओलैप। क्लियर हो गया? कौन सा? ओएलटीपी तो वो डेटाबेस है ना जो आप आज से पहले जितने भी पढ़ते आए हैं, वो डेटाबेस ओएलटीपी तो है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। आपकी अटेंडेंस लगाऊंगा, क्या है? ट्रांजैक्शन है। हाँ, मार्क्स इंटर करेंगे, ट्रांजैक्शन है। बैंक से पैसे निकाले, ट्रांजैक्शन है। बिल पे कर दिया, ट्रांजैक्शन है। टिकट बुक करा दी, ट्रांजैक्शन है। ये ओएलटीपी रियल टाइम डेटाबेसेस हैं। ओलैप ये है कि कौन से लोग जो हैं वो रोड़ी से कराची जाते हैं और कौन से लोग रोड़ी से हैदराबाद जाते हैं, कितनी टिकटें हमें रखनी चाहिए वहाँ पे, कितनी सीट्स जो हैं वो रोड़ी का कोटा रखना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग, ये ओलैप है। नहीं, गूगल के समहाउ कह सकते हैं, गूगल का जो फेनोमेना है क्यूरिंग, वो सर्च इंजन बनाते हैं, ऐसा सर्च इंजन बनेगा। जैसे गूगल से क्यूरी देखते हैं, उसका आउटपुट आता है, उसकी बेसिस पे फिर क्यूरी करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ विच प्रोडक्ट इज़ फेमस टुडे, विच मोबाइल इज़ फेमस टुडे, मेरे पास आएगा मोबाइल, फिर मैं कहूँगा वाई इट इज़ फेमस टुडे, फिर वो उसका रीज़न आएगा। तो मैं कहूँगा रैम की वजह से या मोबाइल के कैमरा की वजह से ये फेमस हो रहा है। फिर मैं कहूँगा वाई पीपल प्रेफर कैमरा। तो इस तरह से क्यूरीज करेंगे तो ये ओलैप कहलाता है। एनालाइज करते हैं आप चीज़ों को। ठीक हो गया? इसमें दूसरे में आपका एनालाइज नहीं कर होते, आपको स्पेसिफाइड किया होता है बस ये ट्रांजैक्शन करनी है, आपने ऐसा करना है, मर्जी नहीं चलती, कॉन्स्टेंट्स लगाए होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? ये ट्रेन की टिकट बुक कराना ओएलटीपी है। ये एनालाइज करना कि कितनी ट्रेनें चलानी चाहिए कराची से हैदराबाद, कितनी ट्रेनें चलनी चाहिए लाहौर से कराची, ये ओलैप है। डेटा के एनालाइज करें, किस टाइम में चलानी चाहिए, कितनी फ़्लाइट्स इस्लामाबाद से कराची जानी चाहिए और कितनी इस्लामाबाद से सखर जानी चाहिए, ये ओलैप है। जी, ओएलटीपी में कैसे डालेंगे? ओएलटीपी तो एग्जीक्यूशन है कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसका जवाब ओएलएप देगा। प्लानिंग करेंगे ना आप, फ्लैट तो वो तो बुक कराएं। अब देखो ओएलटीपी जो डेटा जनरेट करेगा ना, वो हेल्प करेगा ओलैप को। मिसाल के तौर पे मैंने रहीम अरखा का कोटा रख दिया सीट्स का 50। अब पता चला जी वहाँ तो कोई बुकिंग ही नहीं करवाता, 10-15 लोग जा रहे होते हैं, तो 50 कोटा क्यों रखा हुआ है? वो 2-3 महीने का डेटा जनरेट होगा, पता लगेगा उससे कि यार इस पर तो कोई बुकिंग नहीं करा रहा, फिर वो कोटा में ख़त्म कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? एक स्टेशन है गम्बट का, मैंने कहा कि जी शालीमार जो है गम्बट रुकेगी, शालीमार में टिकट देखा कि सेल ही नहीं हो रही, 10-15 टिकट सेल हो रही हैं। तो बस स्टॉप होना, फिर गाड़ी का चलना, जो उसकी कॉस्ट आती है वो ज़्यादा है, उससे डिले भी आएगा टाइम में। तो 10-15 टिकटों के लिए क्यों यार, दफ़ा करो उसको, स्टॉप उठा दिया, आते हैं गाड़ी का स्टॉप रखा फिर उठा दिया, ये ओलैप है, ये डिसीजन मेकिंग। फैसल मूवर पंजाब में बहुत चलती है, यहाँ नहीं चलती इतनी, क्यों नहीं चलती? ओलैप।
उन्होंने लगाया यहाँ पे, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कंफर्टेबल सफ़र ना हो, सस्ता हो, इकनॉमिकल चल रहे होते हैं लोग। अगर हम सिंध में देखें ज़्यादातर वह नहीं इस्तेमाल हो रही होती हैं, बल्कि पकड़ पकड़ के लोगों में बिठा रहे होते हैं, बैठ बैठ बैठ, ठीक है, टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वेयर हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी जहाँ पर उसको प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा हो, ठीक है। स्टॉप बनाने के लिए उनको अपना स्टॉप बनाना पड़ेगा, टर्मिनल बनाना पड़ेगा, इतनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी, इतनी गाड़ियाँ चलानी पड़ेगी, फिर रिस्क भी है, बस रोक के सारों को लूट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये मतलब ये नहीं सिर्फ आपके पास सिर्फ कि कस्टमर नहीं मिलेगा, आपको सारे कॉन्स्टेंट्स लेने पड़ेंगे, सारे कॉन्स्टेंट लेने पड़ेंगे, उसको फिर आप यूज़ करके डिसीजन करते हैं। हमारे पास देखें, हम देखें अगर पाकिस्तान में सिंध में देखें तो बहुत ज़्यादा आबादी हमारी कराची में मूव हो गई। क्यों? बिज़नेस है। अच्छा, हम क्यों बिज़नेस है भाई? फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री है, एक्सेट्रा। हम इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करें क्या आप किसी छोटे शहर में लगाएगी? क्यों? हम उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकेंगे, हम उसको सर्विस नहीं दे सकेंगे, इंटरनेट की PTCL नहीं दे सकेंगे, रोड एक्सेस नहीं दे सकेंगे कि बड़े ट्रॉलर वहाँ से आ सकेंगे, कैसे लगाएंगे इंडस्ट्री? बात समझ में आ रही है? नहीं। सिक्योरिटी नहीं दे सकेंगे, फैसिलिटेशन, पता चला जी किसी एक मुलाजिम को थप्पड़ मार दिया, गांव वालों ने पूरा लूट लिया, सिक्योरिटी मतलब ये प्रॉब्लम है, ये फैक्टर्स है। तो हम कहते हैं ये ओल ऐप हेल्प करती है कि कैसे कंपनीज बिजनेस थ्रू करेंगे। अगर आप सिस्टम को चेंज कर दें, सिस्टम विल मूव इन। डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर आप बात करें, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्लानिंग की है इस लिहाज से, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को कहाँ लगाया? छोटे शहरों में लगाया। छोटे शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, फ्रेश एयर होती है, कॉस्ट इकनॉमिक कम होती है, मतलब लोगों के अखराजात कम होते हैं, वो इजीली आपको लेबर मिल जाती है। बड़े शहरों में कंजेशन आ जाती है, कंजेशन से ट्रैफिक जैम एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आती हैं, उनको हम रिड्यूस कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म करें, सही से डिसीजन मेकिंग करें। ओल ऐप अगर आप सही यूज़ करें तो जो अच्छी कंपनी, मतलब मैं अच्छी कंपनी का मतलब बड़ी कंपनी है कराची में, उनका टाइम पता है कितने बजे का? सुबह 8 बजे। 8 बजे ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि बाकी पूरा सर्किट क्या करता है, पूरा सर्किल गवर्नमेंट का क्या 9 बजे स्टार्ट होता है, तो सारी दुनिया ही 9 बजे निकलेगी तो क्या होगा? ट्रैफिक जैम हो जाएगी। तो उन्होंने अपना टाइम क्या कर लिया? पीछे कर लिया। 8 बजे कंपनी स्टार्ट होती है, 4 बजे छुट्टी कर देते हैं, 5 बजे की बजाय 4 बजे कर देंगे, ताकि ट्रैफिक का फ्लो नॉर्मलाइज हो। समझ में आ रही है बात? तो डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम को इनकॉर्पोरेट करके डिसीजंस लेंगे। समझे? मैं कराची में फास्ट यूनिवर्सिटी पढ़ाता था, फास्ट यूनिवर्सिटी 8 बजे स्टार्ट होती थी, 4 बजे छुट्टी हो जाती थी। उसकी वजह ये ट्रैफिक की, नंबर दूसरा ये कि स्टील मिल की बसें चलती थी, स्टील मिल की बसें वही 9 बजे चलती थी और 5 बजे चलती थी, तो ये 9 बजे से पहले यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाते थे, और 5 बजे से पहले यानी 4 बजे घरों में पहुंच जाते, निकल जाते थे, तो ट्रैफिक मैनेज हो जाता। अगर वो कोई इवेंट होता था या कोई प्रॉब्लम आ जाता था, 5 बजे हमें निकलना पड़ता था, लेट हो जाती थी पॉइंट्स, उस दिन बच्चे रुल गए थे, फिर वो पहुंच रहे होते थे ईशा के बाद, रात के 10 बजे, इतनी ट्रैफिक में फंस जाते, फंस गए बस, फिर तो गए काम से, ठीक है। और ये मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने होते थे कि थोड़ा सा भी हालात अगर ख़राब है शहर के, पता चला जी आज फ़लाँ ने फ़लाँ को थप्पड़ मारा और इसकी वजह से गोली चल गई और उसे लाके बंद करवाने, वो पहले ही छुट्टी कर देते थे, यूनिवर्सिटी की खाली कर देते थे, ताकि बच्चे घर पहुँच जाएँ सेफली। अप टू डेट रहना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग, इसको कहते हैं हम, डेटा होगा, सिस्टम होगा, डिसीजन मेकिंग करेंगे। मतलब वो डिसीजन क्यों ले रहे हैं कि उनके पास प्रीवियस डेटा होता है कि जब फ़लाँ दफ़ा ट्रैफिक जैम हुई थी तो बच्चे फंस गए थे और 4 घंटे वो एक ही स्टॉप पे पकड़े गए थे, या 3 घंटे 4 घंटे की दफ़ा, तो ये सारा डेटा हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। इसको हम कहते हैं वो छोटे लेवल पे लगा लें, वो इंटरप्राइज़ का ले लें, वो पूरी दुनिया का ले लें। हाँ देखिए, एक्सक्यूज़ मी बेटा, थोड़ा सा समझे, बलरिंग पॉइंट है इसके अंदर, अगर समझना चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। डेटा साइंस या डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं? वो डेटा तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें कोई जो रिलेशंस हैं वो फाइंड आउट नहीं होते। नया बिजनेस स्टार्ट करना है फर्स्ट टाइम, तो आप डेटा साइंस करेंगे। बिजनेस चल रहा है उसको इम्प्रूव करना है, तो आप डेटा वेयर हाउसिंग करेंगे। डेटा वेयर हाउसिंग के लिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का डेटा पहले से चाहिए ना ऑलरेडी,
जब आपके पास कोई काम है ही नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, डेटा साइंस करेंगे। नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, नई चीज़ें हैं, आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा है ही नहीं, कंबाइन में डेटा है ही नहीं आपके पास, यानी कंबाइन कंसोलिडेटेड डेटा नहीं। जैसे हमारे पास DBMS का डेटा है ना, तो अब आप डेटा वेयरहाउसिंग करेंगे। डेटा वेयरहाउसिंग क्या है कि वो डेटा रिलेटेड नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, लेकिन उससे काम की चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, एक सोर्स हमारा मेन सोर्स क्या है, DBMS, वो तो एज इट यूज़ करेंगे, अदर रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, तो ये डेटा वेयरहाउसिंग है। यानी ऑपरेशनल डेटा की कॉपीज़ बना के जो एग्जीक्यूशन है उसको हम रखते जाएं, वो डेटा वेयरहाउसिंग है। रिलेटेड है, रिलेटेड है, मतलब यू कैन क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड है, लेकिन उसका देखो ऑब्जेक्टिव बता दिया मैंने, दोनों अलग अलग हैं। उसका ये है कि आपके पास डेटा बिल्कुल भी ना हो और अदर डेटा को आप कंसोलिडेट करके इंटीग्रेट करके आप डेटा बनाएं, वो डेटा साइंस में आएगा। डेटा वेयरहाउसिंग है कि डेटा जनरेट हो रहा है, उसकी जो ऑपरेशनल सर्विसेज का जो डेटा जनरेट हो रहा है उसको आप अलग से आइसोलेट करके रख लें, वो डेटा वेयरहाउसिंग कहलाएगा। ठीक है, आगे मैं समझा देता हूँ मज़ीद आर्किटेक्चर के ज़रिए। इस आर्किटेक्चर को देखें अभी, ये आर्किटेक्चर में आपके पास जो डेटा सोर्स है ना, वो क्या है, डेटा बेसिस। ठीक है, मेन डेटा सोर्स है। डेटा साइंस में डेटा सोर्स नहीं होता, डेटाबेस कैन बी वन ऑफ देम इफ दे सपोर्टेड। और कौन सा डेटा है जी, डेटा साइंटिस्ट जो है ना वो थोड़ा बड़ी कैटेगरी है, जिसके अंदर डेटा वेयरहाउसिंग, डेटाबेस, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, AI सब कुछ आ जाए। डेटा साइंटिस्ट नाम ही बड़ा है, उसको ये सारी चीज़ें आती होती हैं, उससे कुछ भी काम करवा लें। यानी वही वाली बात आ गई, जो कारीगर है, अगर मिस्त्री है कोई ईंटें लगाने वाला, दीवारें बनाने वाला, तो उससे बोले ईंटें उठा के रखनी है तो रख लेगा ना, तो स्किल ज़्यादा है, कम वाला काम तो वैसे ही कर लेगा। तो इस तरह से हम कह रहे हैं डेटा साइंटिस्ट क्या है, उसका जो डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता उसको भी वो जनरेट करके भी डेटा साइंस करके कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर लेता है। तो जब एग्जिस्ट कर रहा होता है वो तो काम आसान है ना उसके लिए। ठीक है, डेटा साइंस के अंदर डेटा रीजनरेशन भी आती है, डेटा गैप फाइंड करके उसका डेटा जनरेट करता है, वो फिल करता है उस जनरेट को करके, फिर उसकी बेसिस पे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर फिर आपकी एसोसिएशन माइनिंग, रूल माइनिंग, डेटा माइनिंग ये भी आ रही होती है, फिर प्रेडिक्शन भी आ रही होती है, फिर फोरकास्टिंग भी आ रही है, रिग्रेशन भी आ रही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं उसको, यहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो सबसेट है ये। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। तो हमने कहा डेटा सोर्सेज, अब हम डेटा सोर्सेज क्या लेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्शन समझ में आ गई, जो काम की चीज़ वो निकाल लो, एक्सट्रैक्शन। फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्लीनिंग करेंगे ताकि उसको उस फॉर्म में ले आके होमोजीनियस बना लें, हेट्रोजीनियस डेटा को होमोजीनियस बना लें। डिफरेंट यूनिट्स हैं, एक यूनिट में ले आएँ, डिफरेंट टाइप है, एक टाइप में ले आएँ। और फिर क्या करेंगे, लोड करेंगे, सिस्टम में लोड करेंगे ताकि उसको यूज़ कर सकें। और लास्ट ऑपरेशन क्या है, रिफ़्रेश। अगर बाद में जो डेटा चेंज होगा उसमें जो डेटा चेंज है वो भी हमें डेटा डालना है, तो जब बार इंटरवल के बाद, महीने के बाद, हफ्ते के बाद, 2 साल के बाद जो डेटा चेंज हुआ होगा हम वो डेटा भी डेटा वेयरहाउस में डालेंगे। मतलब 1 साल पहले मैंने डेटा वेयरहाउस बनाया था, अब 1 साल के दौरान जो चेंजेस आए हैं वो जब डालूंगा तो क्या कहलाएगा, ऑपरेशन रिफ़्रेश कहलाएगा। अब आपने स्कीम बना ली है, बस वो रिफ़्रेश होगा। तो ये आपका डेटा वेयरहाउस बन गया। अब इस डेटा वेयरहाउस में अगर ये बड़ा डेटा वेयरहाउस है इंटरप्राइज़ का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आप कहते हैं यार बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फिर जो उसके और डिसीजन मेकर हैं वो भी अलग अलग हैं, मतलब बड़ी कंपनियां होती हैं ना, उसके डिपार्टमेंट ही अलग अलग होते हैं और वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं, ऑटोनॉमी भी होती है उनके पास। वो ऑटोनॉमी डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकती है, वो ऑटोनॉमी आपकी जोग्राफिकल भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे कंपनी है, लेकिन कंपनी है पूरी दुनिया में, लेकिन उसमें पाकिस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग रीजन है, तो रीजन वालों को इंडिपेंडेंस दी हुई है कि आप अपने लिहाज से अपने जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको देखते हुए डिसीजन करें। तो वो क्या बनाएंगे, उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी जनरेट हो रहा होगा, लेकिन एक सबसेट भी जनरेट हो रहा है, वो सबसेट कहलाएगा डेटा मार्ट। क्या कहलाएगा, डेटा मार्ट।
अब मैंने बता दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा है, वो रीजन वाइज भी हम सबसेट बना सकते हैं और वो डिपार्टमेंट वाइज भी सबसेट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मार्केटिंग का डेटा मार्ट हो गया, ये प्रोडक्शन का डेटा मार्ट हो गया, ये सेल्स का डेटा मार्ट हो गया, ये ह्यूमन रिसोर्स का डेटा मार्ट हो गया, तो उसका अलग डेटा मार्ट से। वो सब इंडिपेंडेंट हो गए या वेयर हाउस से उसके पार्ट्स हो? हाँ, दोनों हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी। अगर आपका वेयर हाउस से ही बना रहे हैं आप सबसेट और आप सारा का सारा डेटा नहीं उठा रहे, आप कहते हैं कि जो मुझे यूनिक है मेरे डिपार्टमेंट के लिहाज से वो उठा लेता हूँ और जो कॉमन है तमाम डिपार्टमेंट में वो वेयर हाउस में रहने देते हैं, और जब मुझे एनालिसिस करना होगा तब मैं उसकी कॉपी ले लूँगा। मैं अलग से डुप्लीकेट क्यों करूँ कि वेयर हाउस में भी पूरा डेटा पड़ा है और मैं डेटा मार्ट में ही वो डेटा की पूरी कॉपी बनाऊँ। तो अगर आप इस तरह से डिपेंडेंसी रखते हैं तो वो कहलाता है डिपेंडेंट डेटा मार्ट। और अगर आपकी कंपनी छोटी है और आप छोटा ही डेटा वेयर हाउस बना रहे हैं तो वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट। दोनों टाइप हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आगे आ रही है ना, आपने स्लाइड में देख ली ना? हाँ, ये आ रही है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट दो टाइप हैं, ठीक है। अब आप टूवर्ड्स आते हैं मॉनिटर की। डेटा मार्ट के अंदर आपका अलग से एक डेटा जनरेट हो रहा होता है, उसका क्या कहलाता है? मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा कि कौन सा डेटा कहाँ है, वो फाइल कहाँ है, उसमें किस तरह का डेटा, ये सारा डेटा इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही होती है, मेटा डेटा। यहाँ पे हमारा मॉनिटर और इंटीग्रेटर होता है, जो सॉफ्टवेयर होगा जो डेटा मार्ट को देखते हुए, मेटा डेटा को देखते हुए देखिएगा किस डेटा को कैसे कंबाइन करना है, तो इसको कहते हैं हम इंटीग्रेटर। कंबाइन करने के लिए इंटीग्रेटर। मुझे किस तरह का एनालिसिस है तो उसमें कौन कौन सी फाइलें यूज़ होंगी, तो मेटा डेटा को देखेगा और फिर डेटा वेयर से वो डेटा उठा लेगा और मॉनिटर करेगा कि कोई रेलेवेंट डेटा अगर जनरेट हुआ है तो दोबारा से उसको सिंक कर ले। सिंक्रोनाइजेशन भी होगी ऑपरेशन डेटा से। जब हम क्यूरी कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेटा वेयर हाउस पे नहीं चलाते क्यूरी, हम डेटा वेयर हाउस को लोड करते हैं किसमें? ओलैप सर्वर के अंदर। और क्यूरी किस पे चलाएंगे? ओलैप सर्वर। डेटा वेयर हाउस तो हमारा डंप है, मतलब हार्ड ड्राइव है, यूँ समझ लेंगे, सिंपल स्टोरेज है। तो जिसके ऊपर हमें एनालिसिस करना है तो उससे रिलेटेड डेटा हम लोड करेंगे ओलैप सर्वर में। अगर आप पूरे डेटा को भी एनालाइज करें ना तो आप ओलैप में सर्वर में क्या करेंगे? एक सबसेट को लोड करेंगे, उस पर क्यूरी चलाएंगे, फिर उसको अनलोड कर देंगे, फिर दूसरे को लोड करेंगे, फिर तीसरे को लोड करेंगे, इस तरह चलाएंगे। तो आपके पास ओलैप सर्वर्स की ज़रूरत पेश आती है। ठीक हो गया? तो ये ओलैप हो गया हमारे पास। मल्टीपल सर्वर्स होंगे डिपेंडिंग ऑन आपके टाइप ऑफ डेटा, यानी आप डायरेक्ट डेटा वेयरहाउस का भी डेटा लोड कर सकते हैं और डेटा मार्ट का भी डेटा यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड पे क्या फीचर होंगे? आप डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, आप डेटा की क्यूरी निकाल रहे हैं, आप डेटा की रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, या डेटा की डेटा माइनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ डेटा माइनिंग क्या है। डेटा माइनिंग क्या है? हिडन फैक्ट्स एंड फिगर को फाइंड आउट करना। डेटा के अंदर वो चीज़ें होती हैं, डेटा के अंदर वो चीज़ें होती है बज़ाहिर, लेकिन आपको पता नहीं होता। लेकिन आप कोई ऐसा स्क्रिप्ट लिखते हैं या डायग्नोज करते हैं या डिग इनटू डिटेल करते हैं तो पता चलता है जी क्या है, डेटा माइनिंग हो रही है। एग्जाम्पल बताओ। सेल्स में देखें, सेल्स अगर मेरे पास सेल्स का डेटा है और सेल्स के डेटा में मैं ये एनालाइज करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो मैं तो कंपनी में बैठा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि सुपर स्टोर पे कौन आ रहा है। तो सुपर स्टोर में मैं ये एनालाइज करना चाह रहा हूँ कि सक्खर में ज़्यादा लोग शॉपिंग करने वाले मेल होते हैं या फीमेल होते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ डेटा से एनालाइज कर, ठीक है। या कितने परसेंट मेल जो हैं इस सुपर स्टोर पे आते हैं और कितने परसेंट उस पे आते हैं। डिफरेंट सुपर स्टोर्स का अलग अलग डेटा निकालो। तो मैं परचेजिंग पैटर्न से डेटा निकाल सकता हूँ। परचेजिंग पैटर्न पे देखूँगा कि अगर परचेज करने वाली चीज़ें क्या हैं, डायपर है, मिल्क है, लिपस्टिक है, ये चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली फीमेल होगी। तो इस तरह से हम एसोसिएशन माइनिंग करके डिग इनटू डिटेल कर लेते हैं, ठीक है जी। समझ में आ रही है? अगर इस तरह से उल्टा ले लें उसका कि मेल को हुआ उसके हम देख कहते हैं कि आप परचेज करता है, वो पैटर्न बना के हम डिटेल निकाल लेंगे। फिर ट्रेंड्स चेंज होते हैं, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ये ऐसे चीज़ें पैटर्न में बन जाते हैं, ट्रेंड चेंज होगा। अगर हम पेशावर में जाएंगे तो बुर्का भी जो है वो बंदा लेके आता है, ऐसा है कि नहीं? पेशावर में या आपके केपीके में जाएंगे ना तो लेडीज़ का जो बुर्का होता है वो भी कौन खरीदेगा? मर्द खरीदेगा। मैंने लिया जैसा वैसा पहना है, बस ख़त्म, ठीक है। और अगर हम चले जाएं उल्टा, उसको रिवर्स कर दें कराची में
तो जो शर्ट पहनी होती है बंदे ने वो भी लेडीज़ लेके आती है, ठीक है। बंदे के पास टाइम नहीं होता, बेगम ने जो शर्ट ला ली वो पहनी है बस, ठीक है, उसके पास टाइम। तो डिपेंड करता है ट्रेंड जो ग्राफ। देखिए मैं ये बात बता रहा हूँ, सिर्फ डेटा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके साथ कॉन्स्टेंट्स अदर डेटा भी लगाना पड़ेगा, तब आपका डेटा एनालिसिस सही होगा। मैंने जस्ट जो आपका ट्रांजैक्शन डेटा है वो सारी का सारी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं आ रही, जो ट्रांजैक्शन का डेटा है आप उसके साथ उसका इन्वायरमेंट का सोशल टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे तब सही आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। क्लियर? उस तरह से आपके पास, अब उस पर मैं बता दूं, चलें अब इसको थोड़ा सा और ऐड कर दूं। अब मैं ये कहता हूँ कि कराची में जो है शॉपिंग जो लेडीज़ कर रही हैं ज़्यादा, तो मैं कैसे फीचर इंट्रोड्यूस करवाऊँ वहाँ पे अपने वेयर हाउस में। अगर मैं उसमें बेबी केयर का एक यूनिट बना दूँ तो डेफिनेटली उस सुपर स्टोर पे मेरे क्या होगा, लोग बढ़ जाएंगे। बेबी केयर समझते हैं? बेबी केयर यूनिट होता है कि बच्चा आए और उनके हवाले कर दें, भाई मैं शॉपिंग कर रही हूँ, बच्चा उसको मासी खिला रही है खेलने के लिए, उसके टॉयज़ वगैरह रखे होते हैं, बनाए होते हैं सुपर स्टोर्स में। अगर आप देखें बड़ी एयरपोर्ट्स पे, बड़े होटलों के अंदर एक कोना बनाया होता है, बहुत सारे खिलौने होते हैं बच्चों के, बच्चों को जाओ छोड़ो उधर, आप खाओ पियो ऐश करो, फिर वहाँ आते हुए बच्चा उठा लो, ठीक है। तो बेबी केयर यूनिट होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटेशन होगी। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ आ जाते हैं और लोग कम आ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं चलें यार लेडीज़ को जॉब दो। फिर लेडीज़ के साथ इशू क्या है, बच्चे होंगे, तो वो कहते हैं चले ऐसे करें बेबी केयर यूनिट अलग बना दें, तो लेडीज़ को जॉब दें, वो अपना बच्चे को लाए, क्लास जब लेने जाए तो उसको बच्चे को बेबी केयर यूनिट में छोड़ दें, ठीक है। बाद में बराबर वाली कुर्सी बिठा के पेपर चेक करती रहे, कोई मसला नहीं, करना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है। तो इस तरह से आप चीज़ें चेंज कर लेते हैं, होते हैं, फैसिलिटेशन होती है। हाँ IB में है, IB में है बेबी केयर यूनिट बना हुआ मस्जिद के साथ है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ बना रही हैं उसमें ही। उसको मटेरियलाइज उस लेवल पे नहीं किया जाता, वो डेफिनेटली लोग यूज़ नहीं करते। ओके, मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, मूव फॉरवर्ड। एंटरप्राइज वेयर हाउस collect all of the information about the subject spanning the entire organization। एंटरप्राइज वेयर हाउस बनाएंगे, तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उठाया, डंप कर दिया। डेटा मार्ट क्या होगा? A subset of corporate wide data is of value to a specific group of user। मतलब मार्केटिंग के लिए, या हम कहेंगे सिंध वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए, समझ रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, उसके लिए अगर आप बनाएंगे डेटा मार्ट्स, its scope is confined to the specific group, selected group such as marketing data mart। independent versus dependent, डायरेक्टली फ्रॉम वेयर हाउस बना रहे हैं तो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। और वेयर हाउस बनाया नहीं आपने, डायरेक्टली डेटा मार्ट बना दिया, छोटा बिजनेस था, छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो आप अगर वहाँ पे डेटा वेयर हाउसिंग भी करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम छोटा है, कॉलम का साइज़ कम है, तो उसको डेटा वॉल्यूम की वजह से डेटा मार्ट कहेंगे, डेटा वेयर हाउस नहीं कहेंगे। वेयर हाउस में पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हर डिपार्टमेंट का आना चाहिए, क्लियर। वर्चुअल डेटा वेयर हाउस भी बनाते हैं। वर्चुअल वेयर हाउस क्या होता है? वर्चुअल वेयर हाउस होता है कि हम लॉग्स मेंटेन कर लेते हैं, कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी लॉग रख लेते हैं, बैंक की स्टेटमेंट निकलती है ना, लॉग से निकलती है। हम अगर रिजल्ट इंटर करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, उसकी लॉग जनरेट होती है, किस वक्त अटेंडेंस लगाई, किसने लगाई, कौन सा IP एड्रेस था, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। इस वजह से बच्चे पकड़े जाते हैं, यहाँ डेटा जनरेट हो रहा होता है। ये अलग बात है कि उसको हम एनालाइज़ नहीं करते जब तक कोई कंप्लेन नहीं आती, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जब प्रॉब्लम आता है एनालाइज़ कर लेते हैं, फिर एनालाइज़ करते हैं, फिर पकड़े भी जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो फिर जाते हैं तो माइक्रो लेवल पे भी चले जाती हैं चीज़ें कि किस टाइम पे एक्सेस हुआ, कौन से सिस्टम पे, टीचर वाले सिस्टम पे एक्सेस हुआ, तो उस पर टीचर वाले पे अब क्या करा दिया, टीचर ID से लॉगिन करता है टीचर। पहले सिस्टम चल रहा होता था, टीचर आया CMS लॉगिन की लॉगर लगा हुआ है, पासवर्ड उठ गया, मेरे बच्चे ने उठा लिया पासवर्ड, बड़ा जीनियस है। अब वो की लॉगर पता है आपको, मैं जब 2002 के अंदर मैं BS कर रहा था, उस वक्त की लॉगर मौजूद था। की लॉगर छोटा सॉफ्टवेयर होता है, आप इंस्टॉल कर दें, आप कीबोर्ड चलाएंगे, जो भी कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है। जो भी टाइप करेंगे आप, जो भी की प्रेस करेंगे, तो की प्रेस करते वक्त लॉगिन करेंगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं देंगे,
तो यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा होता है, उसको यूज़ करके फिर आप कहीं से लॉगिन कर लें। तो ये पुरानी टेक्निक, मतलब आप समझ लें आज से 20 साल पुरानी टेक्निक है। ओके, पता अगर किसी तरह के सिस्टम में हो, ठीक है, वो नज़र आ रहा होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ऐसे नहीं कि पता ही नहीं लगेगा। हाँ, एक और तरीका भी है पता ना लगे, वो USB एक आती है की लॉगर USB, वो आपका जो कीबोर्ड होता है जैसे USB में लगाते हैं तो वो डिवाइस लग जाती है USB में, वो लगाएं कीबोर्ड को आगे से वो सिस्टम में लगा दें, वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो भी की लॉगर जनरेट हो रहा है। बट कहने का मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि उसके साथ देयर इज़ ए प्रॉब्लम देयर इज़ ए सोल्यूशन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं भाई जिसके पास पिस्तौल हो उसको पकड़ लो, अब लोगों ने थोड़े से मारना शुरू कर दिया लोगों को, देखना आपने वारदात हो रही है थोड़े से मारते हैं, ये थोड़ा हथियार बन गया। स्नैचिंग हो रही है थोड़ा दिखा के, अगर मोबाइल दे दो वरना थोड़ा मारूंगा सर टूट जाएगा। अब वो मजदूर भी बेचारा जो थोड़े के साथ काम करता है वो भी सस्पिशियस हो गया, ठीक है, ओके। सो ETL एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग, ये स्टेप्स क्लियर हो गए आपको। एक्सट्रैक्ट डेटा, गेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, हेट्रोजीनियस भी और एक्सटर्नल भी। फिर दूसरा क्या है, डेटा क्लीनिंग, डिटेक्ट द एरर्स इन द डेटा एंड रेक्टिफाई दैम व्हेन द पॉसिबल। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्ट डेटा फ्रॉम लेगेसी टू द पोस्ट फॉर्मेट फॉर द वेयर हाउस। एंड लोड क्या है, लोडिंग में हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, सॉर्ट करते हैं, कंसोलिडेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे व्यूज़ को, चेक करेंगे इंटीग्रिटी को, और बिल्ड करेंगे इंडाइसिस एंड पार्टीशनिंग ताकि डेटा को हम क्यूरी कर सकें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रिफ्रेश, प्रोपेगेट द अपडेट फ्रॉम द डेटा टू द वेयर हाउस। चलें जी, अब आती है टूवर्ड्स के डेटा बनाएंगे कैसे और डेटा को विजुलाइज कैसा करेंगे। तो हम कहते हैं इसके लिए हम बनाते हैं फैक्ट टेबल्स। फैक्ट टेबल वो होता है जिसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, इसको हम कहते हैं फैक्ट टेबल, दूसरे लफ्ज़ों में इसको स्प्रेड शीट भी कहते हैं। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे हम डेटा क्यूब्स के अंदर। डेटा क्यूब इस्तेमाल होती है विजुलाइजेशन के लिए, किसके लिए, विजुलाइजेशन के लिए। अब मैं इसकी मिसाल देके समझाता हूँ। डेटा क्यूब सच एज सेल्स अलाउ डेटा टू बी मॉडल्ड एंड व्यू इन द मल्टीपल डायमेंशन। डायमेंशन को समझें, मिसाल के तौर पे आइटम है, आइटम का नाम होगा, जैसे शर्ट है, पैंट है, टाई है, ये आइटम का नाम हो गया। फिर ब्रांड होगा, यूनिकोलो है, बोनेंजा है, ठीक है, जो भी ब्रांड होगा नाम आ जाएगा। फिर उसकी टाइप आ जाएगी कि वो कॉटन में है, वॉशिंग वेयर में है, या स्ट्रेचेबल में, इस तरह से आप टाइप लगा लें। ये डायमेंशंस हैं जिसकी बेसिस पे आप एनालाइज करें। आप कहेंगे कि मुझे एक ब्रांड की सारी शर्टें दिखाओ, तो आपने दो चीज़ें मेंशन कर दी, कौन सी, ब्रांड का नाम और आइटम का नाम। आप कहते हैं यार स्ट्रेचेबल में दिखाएं, जो भी कंपनी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात। तो आप कोई ना कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, एक डायमेंशन यूज़ कर रहे होते हैं। जब एक डायमेंशन यूज़ करते हैं तो वो कहलाती है 1D, दो डायमेंशन यूज़ करेंगे तो कहलाएगा 2D क्यूब, तीन डायमेंशन यूज़ कराएंगे कहलाएगा 3D क्यूब, और अगर आप तमाम की तमाम डायमेंशन यूज़ कराएंगे तो कहलाएगा बेस या अपेक्स 0D क्यूब। मतलब आप कभी कभी होता है ना, यार मुझे ना मिसाल के तौर पे लेदर के शूज़ चाहिए और बाटा के चाहिए और इस नंबर के चाहिए। अब तीनों चीज़ें आपने फिक्स कर दी तो आपने डायमेंशंस बढ़ा दी, तो वैरायटी क्या ना, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई सामने वाले के लिए। और अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि साइज़ फिक्स कर दें, ब्रांड चल जाएगा, बोनेंजा भी हो, बाटा भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, अर्बन सोल भी हो सकता है, कोई भी और भी ले लें। तो मुझे अच्छे से शूज़ दिखाओ, लेदर में हो, कलर फिक्स कर दें और लिमिटेशन आ गई। तो ये डायमेंशंस को फिक्स करना होता है। तो यहाँ पे आप डायमेंशंस के लिहाज से डेटा को देख सकते हैं। टाइम में फिर आपके पास आता है टाइम, डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर। बेटा जितनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, सवाल ऐसे ही नेचर का आएगा, फिर बाद में रोना नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, और इसलिए से सिर्फ समझा रहा हूँ डिटेल में। फिर आप समझते हैं समटाइम के क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से दे दिया सर, इन्हीं बातों से होता है क्वेश्चन।
अब ऐसा तो नहीं होगा व्हाट इज़ ए क्यूब, व्हाट इज़ ए डेटा वेयर हाउस, ऐसे सवाल तो नहीं बनेंगे। ये तो आप नर्सिंग क्लास में तो नहीं है, आपसे सवाल उसी लेवल के होंगे ना, यूनिवर्सिटी लेवल के। सिचुएशन दी जाएगी, सिनेरियो दिया जाएगा, सिचुएशन के अंदर से डेटा निकालना होगा, वो समझा रहा हूँ मैं अभी, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब लिख के आते हैं आप भोंगियाँ मार के आते हैं उसमें पेपरों में। अभी दिखाऊंगा मैं पेपर में, पढ़ रहा हूँ ना, पढ़ के मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी कभी कभी, पढ़ के ना अजीब सा हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। पूछ कुछ और रहे हो तो बता कुछ और रहे हो, अजीब ही लगेगा ना। मतलब मैं बताऊँ, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है पेपर चेक करना, पढ़ाने में कितने पढ़ा दें, तो पूछ क्या रहे हैं उसमें वो वर्ड ही नहीं मिलेगा जो पूछ रहे हैं। वो सारा कुछ उसको आता होगा ना याद, वो सारा कुछ लिख देगा उसमें। पूछा जा रहा है वो बताना नहीं आ रहा तो छोड़ दो, अगला कर लो। लिख दो। देखो बच्चा, दो ऑप्शन है, एक तो ये कि हम फिर उसका माइक्रो लेवल पे बना लें। देखिए हम थोड़ा सा इसमें बात आ गई